हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस। और माय डियर, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं जहां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं कि सर जब हम कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ-वाउ प्रिंसिपल से करते हैं तो सर वो ऑफ-वाउ प्रिंसिपल को फॉलो क्यों नहीं करते? क्यों सर हम उनके डी सबशेल में 4 या डी सबशेल में 9 इलेक्ट्रॉन आने पर अपने नजदीकी एस कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन देकर उन्हें D5 और D10 कर देते हैं? तो माय डियर, उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर D5 और D10 क्यों किए गए। तो मेरी केमिस्ट्री कहती है सदैव हाफ फिल्ड यानी अर्ध भरे एंड फुल्ली फिल्ड यानी पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है, क्योंकि डी में जब 4 से 5 भरते हैं तो डी अर्ध भरा हो जाता है, जब डी में 9 से 10 भरते हैं तो वो फुल फिल्ड हो जाता है। इसीलिए क्रोमियम में D4 आने पर D5 हो जाते हैं और D9 आने पर 10 हो जाते हैं। अब सवाल उठेगा, सर हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ऐसा क्या होता है कि उनकी स्टेबिलिटी अधिक हो जाती है? तो आज का माय डियर हमारा टॉपिक भी यही है कि आखिर अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों की स्टेबिलिटी अधिक क्यों होते हैं। तो उसके लिए हमें समझना होगा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इस पूरी कहानी के पीछे एक राज है, दैट इज एक्सचेंज एनर्जी, विनिमय ऊर्जा। तो आइए कोशिश करते हैं आपको विनिमय ऊर्जा से परिचय कराऊं। विनिमय ऊर्जा, इंग्लिश में माय डियर इसे हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। क्या होती है? मेरी केमिस्ट्री कहती है किसी उपकोष, उपकोष मीन्स सबशेल, के विभिन्न कक्षकों, कक्षकों मीन्स ऑर्बिटल में, किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में समान चक्रण, चक्रण यू नो स्पिन, वाले इलेक्ट्रॉनों में परस्पर विनिमय, विनिमय मीन्स एक्सचेंज, की प्रवृत्ति होती है। समझ रहे हैं माय डियर्स? जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्सर्जित, उत्सर्जित मीन्स रिलीज होती है। इस ऊर्जा को विनिमय ऊर्जा कहते हैं तथा इसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एन के, तथा इसे
के से प्रदर्शित करते हैं। अब सवाल, सर ये एन के क्या है? तो आइए एन के को समझते हैं। हियर एन इज इक्वल है एन -1 बाई 2। अब आप कहेंगे और सर यहां एन क्या है? तो एन कक्षकों में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। इज दैट क्लियर माय डियर? और अब दूसरा वर्ड, और सर के क्या है? के है प्रति समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन की औसत विनिमय ऊर्जा। तो माय डियर, पहले तो हमें डेफिनेशन समझनी होगी कि डेफिनेशन क्या है। यदि कोई हमारा सबशेल है, जैसे एस है, पी है, डी है या एफ है, और प्रत्येक सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स यानी कक्षक होते हैं, और उन कक्षकों के अंदर जो सेम स्पिन, एक समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों में परस्पर एक्सचेंज, अदला बदली, अपनी पोजीशन से एक दूसरे से अदला बदली करने की प्रवृत्ति होती है। इस ही प्रवृत्ति को हम विनिमय कहते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से जंप करके दूसरे ऑर्बिटल में जाता है तो वो एक कार्य करता है, एक वर्क करता है, और कार्य करने पर सदैव ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो जब भी कभी समान चक्रण वाले कक्षकों में एक्सचेंज करने की प्रवृत्ति होती है तो सदैव ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यही उत्सर्जित ऊर्जा उस कक्षक की विनिमय ऊर्जा कहलाती है। और किसी भी उपकोष के लिए जितने ज्यादा विनिमय होंगे वो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो कोष उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इन सब बातों को हम नोट के रूप में समझते हैं। तो इसको नोट कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले थोड़ा सा स्पेस जनरेट करते हैं अपने लिए। सुनते रहिएगा मुझे अच्छे से, कोशिश करूंगा आपको यह आर्टिकल एकदम क्लियर हो जाए और ज्यादा आनंद आए हमें इन आर्टिकल्स में। तो नोट कहां कहां करने हैं हमें? नोट नंबर फर्स्ट क्या है? विनिमय सदैव एक ही उपकोष के समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य होता है। यानी कि एक ही, जैसे एस उपकोष है या पी उपकोष है या डी है, तो एस में तो एक ही कक्षक होता है, लेकिन पी में 3 कक्षक हैं, डी में 5 कक्षक हैं और एफ में 7। तो एक ही उपकोष के कक्षकों के बीच विनिमय होगा, और विनिमय भी उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के मध्य होगा जिनके स्पिन चक्रण एक जैसे हैं। स्टेबल रहिए मेरे साथ, जवाब दूंगा आपको क्या कहना चाहता हूं। नंबर 2, विनिमय के फलस्वरूप सदैव ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यानी कि जब भी कभी एटम्स के इलेक्ट्रॉन के मध्य एक्सचेंज होगा, विनिमय होगा, तो हमेशा ऊर्जा उत्सर्जित होगी।
और चलते हैं माय डियर थर्ड पॉइंट पर। थर्ड, जितना अधिक विनिमय होगा उपकोष उतना ही अधिक स्थायी होता है। यानी किसी उपकोष में जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे इलेक्ट्रॉन्स के मध्य, उस उपकोष की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। उम्मीद है आपने ये तीनों नोट बहुत ध्यान से समझे, लेकिन अभी भी मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को ये कंसेप्ट उतनी अच्छी क्लियर नहीं हुई। तो आइए एक एग्जाम्पल देकर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो डियर, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता रहा है, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। यदि गौर करें तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कुछ ऐसे: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। पहले ध्यान से सुनना, ये बस सोचना सर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत कर दिया है, नहीं माय डियर। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, यदि आप अफवाउ का प्रिंसिपल एग्जैक्ट लगाते तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हमसे हमेशा मना कर दिया जाता है। क्या मना कर दिया जाता है? कि डी में 4 नहीं रखने चाहिए, और हमसे क्या रखवा दिया जाता है? हमें मजबूर किया जाता है ऐसे करने के लिए। क्रोमियम 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। यानी कि हमसे क्या करवाया गया? यदि आपने गौर किया हो, एक इलेक्ट्रॉन को जंप करके डी में डलवाया और 3d5 किया गया, और हमसे यह कहा गया, हमें यह बताया गया कि यह एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। नहीं माय डियर, आज इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको यह प्रूव करूंगा यह अपवाद नहीं है, यह विनिमय ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। तो बात करेंगे आखिर सर विनिमय है क्या। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़े रहिए और कोशिश करते हैं इस विनिमय को समझने की। आप जानते हैं 1, 2, 3 एंड 4। उम्मीद है मेरी बात क्लियर है मेरे सारे व्यूअर्स के जहन में। ये इस प्रकार 5 ऑर्बिटल्स हैं, और ये 5 ऑर्बिटल्स अब हम डी के लिए समझने की कोशिश करेंगे। अब यदि हम इसमें हुंड के लॉ से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता तो 3d5 में चेक करेंगे। 3d5 में 3d5 के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स, इनकी बात कर रहा हूं 3d5 की। इस प्रकार जाते, ये सारे के सारे डी उपकोष हैं, तो एक ही उपकोष, और इसमें 5 कक्षक, 1, 2, 3, 4, 5 कक्षक हैं। तो ये, तो सबसे पहले हमने ये जाना एक ही उपकोष में, और समान चक्रण का मतलब इन सब के चक्रण दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज हैं। जो लोग अफबाउ प्रिंसिपल को जानते हैं, इन सब के इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन अपसाइड है, इन्हें हम कहते हैं समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे और सर विपरीत चक्रण वाले, एक एग्जाम्पल को यहीं पे हाईलाइट कर देता हूं। यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाता तो ये बॉटम डायरेक्शन का है, जिसे हम एंटी क्लॉक या वामावर्तक कहते हैं। तो माय डियर, ये हो गया विपरीत चक्रण। क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है, इसे हटा देते हैं। इज दैट क्लियर माय डियर?
अब बात करते हैं सर ये विनिमय क्या होता है। तो मेरी विनिमय की डेफिनेशन यदि आपने पढ़ी हो, लिखा था किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन में, समान चक्रण वाले, तो देखिए सारे समान चक्रण हैं। अब इनमें एक्सचेंज कैसे होगा, तो कलर बदल रहा हूं जिससे आपको मैं अपनी बात ज्यादा अच्छे से समझा सकूं। ये वाला एटम इस वाले एटम के साथ एक्सचेंज करना चाहता है, देखते रहिएगा मेरे साथ। ये वाला एटम इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज करना चाहता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज करना चाहता है, एंड द लास्ट वन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज करना चाहता है। तो टोटल एक्सचेंज कितने हैं इस इलेक्ट्रॉन के, इस वाले के साथ, इस वाले के साथ, इस वाले, तो टोटल है हमारे 4 विनिमय। उम्मीद मेरे सारे व्यूअर्स समझ गए। 4 क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी अगले 4 इलेक्ट्रॉन के साथ है। यहां माय डियर एक बात और समझिएगा, जब भी एक सबशेल के विभिन्न ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन विनिमय करते हैं तो इलेक्ट्रॉन खुद जिस कक्षक में होता है हमेशा उससे अगले वाले कक्षक में ही विनिमय करता है, वो कभी पिछले वाले कक्षक में एक्सचेंज नहीं करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए संभव विनिमय 4 हो गए हैं। आगे चलते हैं, अब उससे अगले इलेक्ट्रॉन की देखते हैं। उससे अगले इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं माय डियर। वापस कहूंगा, पेशेंसली मुझे सुनिए। अभी हमने इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात की थी, इसकी, और अब जिस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा वो इस वाले इलेक्ट्रॉन की संभावना। तो मैंने कहा विनिमय हमेशा अगले इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशंस पे आती है। तो अब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, अब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटीज देखेंगे अपन। ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, और फाइनल ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो टोटल एक्सचेंज कितने हो गए हमारे? 3 विनिमय। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के टोटल एक्सचेंज 4 हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन के टोटल एक्सचेंज 3 हैं। आगे चलते हैं, अगले इलेक्ट्रॉन की फिर बात करेंगे माय डियर। समझिएगा, निश्चित रूप से इस आर्टिकल के खत्म होते होते आप समझ जाएंगे कि आखिर ये एक्सचेंज की वैल्यूज किस तरीके से कैलकुलेट होती हैं। अभी हमने इस इलेक्ट्रॉन की निकाली, सेकंड केस में इस इलेक्ट्रॉन की निकाली। उम्मीद है अब हम किस इलेक्ट्रॉन की निकालने जा रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पहले की निकाल चुके हैं, दूसरे की, अब तीसरे इलेक्ट्रॉन की। तीसरे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? जस्ट चेक विद मी द फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी। तो इस थर्ड इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज करने की प्रवृत्ति केवल कितनी हुई? 2 विनिमय। और अगले की बात करेंगे, एक और डायग्राम डिजाइन कर लेते हैं। आइए, तो इसमें भी वापस 5 ऑर्बिटल्स ड्रॉ करिए। 1 2 3 4 एंड 5। अब हम बात करेंगे फोर्थ इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की। दिस इज द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑर्बिटल, और इसके द्वारा जो पॉसिबल एक्सचेंज है वो जस्ट 1 है, क्योंकि हमेशा मैंने कहा था एक इलेक्ट्रॉन अपने से आगे वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से ही एक्सचेंज करता है। तो चौथे इलेक्ट्रॉन की यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन की जो संभव विनिमय होगा वो माय डियर बस
एक विनिमय होगा। तो अब हम टोटल 5 इलेक्ट्रॉन के बीच पॉसिबल एक्सचेंज देखें तो 4 + 3, तो अतः कुल विनिमय कितने हुए हमारे? 4 + 3 + 2 + 1 बराबर 10 विनिमय। अब जरा हम 3D4 वाले केस को अपना वापस लेते हैं और देखते हैं 3D4 के अंदर यह किस प्रकार से कैलकुलेट होगा। अब यदि हम 3D4 की कैलकुलेशन करते तो माय डियर जल्दी से मेरे साथ आ जाइएगा, जिससे आपको अपनी बात अच्छे से सिखा सकूं। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है डियर्स। और जल्दी से इसकी क्लोनिंग करके स्पीड को थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं। 1 2 एंड 3, ठीक है। अभी हम बात करेंगे डियर्स इस वाली पॉसिबिलिटी की। 3D4 में बात करते तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? 1 2 3 एंड 4, और इनके द्वारा संभव एक्सचेंज निकालते, विनिमय निकालते, तो विनिमय निकलते किस प्रकार से? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पहली पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी एंड माय डियर थर्ड। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए यदि मैं देखता फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल विनिमय कितने हैं? 3 विनिमय। अब उससे अगले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूंगा। यदि मैं अब सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करता, सर आप बार बार यहीं पे क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि हमारे पास डी में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसकी पॉसिबल यदि एक्सचेंज देखता 1 एंड 2, तो कुल कितने एक्सचेंज हुए? 2 विनिमय। अब यदि इसी के थर्ड इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करता तो थर्ड इलेक्ट्रॉन ये होता और फोर्थ ये थर्ड इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन है। और माय डियर आप देख सकते हैं इसके द्वारा पॉसिबल विनिमय जस्ट एक विनिमय है, केवल एक विनिमय। तो कुल विनिमय की संख्या निकालिए। अतः कुल विनिमय कितने होंगे? ऐड कर दीजिए सबके सबको। और ऐड कैसे होंगे? ये ऐसे। तो 3 + 2 + 1 6 विनिमय। तो 3D4 के जो पॉसिबल एक्सचेंज हैं वो कुल हैं 6, जबकि 3D5 के पॉसिबल जो विनिमय हैं, एक्सचेंज हैं, वो हैं 10। देख सकते हैं माय डियर, हाईलाइट कर देता हूं। ये 10 है और ये 6 हैं। और मैंने अभी आपसे कहा था, यदि भूले ना हो, जितना अधिक विनिमय होगा उपकोष उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो किसके एक्सचेंज ज्यादा हुए हैं? 3D5 के। दैट इज द रीजन कि क्रोमियम 3D4 के कंपैरिजन में 3D5 मोर स्टेबल है। इसीलिए हमेशा हम क्या करते हैं? 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर देते हैं, जिससे हमारा अब 4s ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड है और 3D5 भी हाफ फिल्ड है, क्योंकि अब 4s भी अर्ध भरा है और 3D भी अर्ध भरा है। इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आज के बाद मेरा कोई भी व्यूअर इस बात को नहीं कहेगा, किस लिए क्या नहीं कहेगा कि कॉपर एंड क्रोमियम आर द एक्सेप्शंस ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल। नहीं माय डियर, दिस इज ड्यू टू द एक्सचेंज एनर्जी, दिस इज ड्यू टू द टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज। जिस भी कक्षक के लिए, जिस भी उपकोष के लिए विनिमय की संख्या जितनी ज्यादा होती है, उस सबशेल, उस कक्षक की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसको अब हम मैथमेटिकल समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर देते हैं, जिससे अब यही कैलकुलेशन क्या सर हम मैथमेटिक्स के टर्म्स में भी सीख सकते थे। तो आइए
मुझे पेशेंसली सुनिएगा मेरे सारे व्यूअर्स, देखिएगा इस आर्टिकल को जिसको हमने इतना बड़े तरीके से सॉल्व किया, क्या सर हम इसे और सॉल्व कर सकते थे इजी वे में? तो यदि आपने मेरा पिछला वाला आर्टिकल याद रखा हो तो दिखाता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस वन। अब हम जो एक्सचेंज निकाले थे वन बाय वन, इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक। तो अभी अपन इसे मैथमेटिकल समझते हैं। क्या सर हम किसी भी एटम के किसी सब शेल के अंदर तुरंत बता सकते हैं इसमें एक्सचेंज कितने होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, या इनका एग्जैक्ट डिजिट क्या होगी? ऑब्वियसली माय डियर, वी कैन डू बाय द फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले का नाम है n-1/2। और जहां मैंने n बताया था कक्षकों में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आइए अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यानी कि अब हम बात करेंगे सर 3D4 के अंदर, अब मुझे यह बताइए आप विनिमय कितने होंगे? तो विनिमय की संख्या जिसे हम n करके निकालते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं n-1/2। और यहां सर ये n क्या होता है? n का मतलब होता है कुल समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन। तो कितने थे? 1, 2, 3 एंड 4। तो हियर n इज इक्वल 4 है, 4 पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, तो ये हो गया 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 6। तो आप चाहे इस मेथड से निकालें या इस मेथड से, दोनों से 6 आएगा, क्योंकि 4 माइनस 1 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 12 डिवाइडेड बाई 2 6। यानी कि आप इसको इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल के रूप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और सर जरा इसको इस वाले में यूज करना, तो आइए यूज करिए इस फॉर्मूले को वापस मेरे साथ। विनिमय फॉर्मूला हो गया n-1/2। पुट करिए, n की वैल्यू कितनी है यहां? 1 2 3 4 5। एक समान चक्रण के कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो n की जगह 5 रख दीजिए। 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करिए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4/2 बराबर 10। तो चाहे ऐसे कैलकुलेट करिए या ऐसे कैलकुलेट करिए, दिस इज द मेथड एंड दिस इज द न्यूमेरिकल। तो यहां पर 5 चौक 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10। यानी कि 3D5 में कुल एक्सचेंज कैसे निकाले हमने? उसमें समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमेशा n लगा दीजिएगा इस फॉर्मूले में, और n की वैल्यू रखने पर आपको एक्सचेंज मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं डियर अब आप समझ गए होंगे कि कभी किसी भी एटम के अंदर विनिमय ऊर्जा कैसे निकाली जाती है, क्यों 3D5 और 3D10 रखा जाता है क्रोमियम और कॉपर में। और अब भी आपको लगता है कि मैं कुछ चीज ऐसी छूट गई मुझसे जो आप नहीं समझ पाए हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जवाब को जल्दी से जल्दी देने का। अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।